नमस्कार। ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग पश्चिम एशिया के बारे में या मध्य पूर्व एशिया के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी मालूम होगा कि वहाँ का जो जियो पॉलिटिक्स है वो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता रहता है। आपके एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन को हम देखें तो पश्चिम एशिया पर आधारित कई तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। एक ओवरऑल पश्चिम एशिया की जो भू राजनीति है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दूसरा वहां अलग अलग जो इशूज हैं उन इशूज को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज पहले पार्ट में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर मिडिल ईस्ट में इतना पावर पॉलिटिक्स क्यों है, हर तरीके की शक्ति राजनीति का वह केंद्र क्यों बना हुआ है, तो आप बड़ी क्लियरिटी के साथ बता सके कि हाँ ये चीजें हैं जिनकी वजह से वहां पर पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। तो हमने जैसा कहा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति। यहाँ का जो पावर पॉलिटिक्स है वो हम लोगों को देखना है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करें इसके पहले इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि आखिर यह मध्य पूर्व क्या है, यह पश्चिम एशिया क्या है। अगर इसकी क्लियरिटी नहीं रहेगी तो हमारे लिए अवधारणा बनाना थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो आइए इस संदर्भ में पहले हम लोग एक बार मध्य पूर्व को देखते हैं। अगर मध्य पूर्व की बात की जाए तो यह जो रीजन आप देख रहे हैं भारत के नजदीक, यहां पर हम इसे मध्य पूर्व एशिया के रूप में देखते हैं। अब इसका नाम मध्य पूर्व एशिया क्यों है, पहले इसको समझिएगा। ये रहा आपका यूरोप, और यूरोप के पूर्व का जो हिस्सा है उसमें आपका एशिया का पूरा क्षेत्र उसके पूर्व में आता है। अगर यहां पर उसके पूर्व में पश्चिम एशिया इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह उसके पूर्व में मध्य का क्षेत्र यानी मध्य पूर्व का क्षेत्र है। मतलब जब यूरोप अपने पूर्व में इस क्षेत्र को देखता है तो वह इसे मध्य पूर्व कहता है, मिड ईस्ट कहता है। लेकिन जब भारत को इसी क्षेत्र को देखना होता है और भारत जब इसको देखता है इस क्षेत्र को, तो यह भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो इसलिए भारत इसे पश्चिम एशिया के नाम से जानता है। यानी भारत के लिए पश्चिम एशिया है तो यूरोप के लिए क्या है, मध्य पूर्व एशिया है। अब एक तीसरी चीज यहां पर समझिए, इस क्षेत्र के और भी कई अलग अलग नाम लिए जाते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में नॉर्थ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लें, यानी जो आपका यह मध्य पूर्व का क्षेत्र है इसमें अगर हम इस नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र को भी इंक्लूड कर दें तो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका ये मिलकर वाना रीजन कहलाते हैं। इनको वाना रीजन कहते हैं। यह वाना रीजन की खासियत क्या है, यहां पर रहने वाले लोग अरबी भाषा बोलते हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को अरब विश्व कहा जाता है, यानी अरब वर्ल्ड कहा जाता है। अब इस अरब विश्व के साथ साथ यहां पर जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको भी देख लेते हैं। यहां पर एक क्षेत्र है जिसे हम गल्फ क्षेत्र, गल्फ रीजन कहते हैं। और गल्फ रीजन कहने का जो वजह है वो भी यहां पर थोड़ा सा समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। जब हम बात करते हैं इस रीजन में, ये आप अगर देख रहे होंगे सऊदी अरबिया, इराक, ईरान से लगा हुआ जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है यह एक गल्फ एरिया है। पर्शियन गल्फ कहते हैं, फारस की खाड़ी कहते हैं। और फारस की खाड़ी जो क्षेत्र है यहां से लगे हुए जो देश हैं इनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, यानी ये खाड़ी के देश यहां पर कहलाते हैं। अब ये खाड़ी के जो देश हैं इनमें ओमान है, इनमें सऊदी अरबिया है, इनमें यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसमें कतर, इसमें बहरीन और कुवैत, और इसके साथ साथ इराक की सीमा लगती है तो इराक को भी इसमें शामिल करते हैं। इस पूरे क्षेत्र को गल्फ कंट्री के रूप में देखा जाता है। अब एक और यहां पर महत्वपूर्ण पहलू समझ लीजिएगा। सऊदी अरबिया और ये गल्फ जो कंट्री हमने आपको दिखाया और आपको हमने जो बताया कि अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है ये सब अरब विश्व यहां पर है। लेकिन यहीं पर पर्शियन गल्फ से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है ईरान। और ईरान में जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं फारसी। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा अरबी फारसी बोलते हैं क्या, अरबी फारसी शब्दों के बारे में बोला जाता है। तो अरबी अलग चीज है और फारसी अलग है, दो अलग अलग भाषाएं हैं। ईरान में जो भाषा बोली जाती है वो फारसी भाषा बोली जाती है। इसलिए अरब विश्व का हिस्सा ईरान नहीं माना जाता है।
बाकी के जो देश हमने आपको बताए हैं ये अरब विश्व का हिस्सा है, यानी गल्फ कंट्री से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका का जो पूरा रीजन है इसको अरब विश्व का हिस्सा कहते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब लीग का सदस्य नहीं है। तो यह एक कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न था, क्योंकि हो सकता है कि आप अरब लीग के सारे देशों को ना जानते हो, लेकिन अगर आप इतना अवधारणात्मक समझ रखते हैं कि ईरान तो अरब विश्व का भाग नहीं होगा, तो ऑप्शन में ईरान भी था और वही वहां पर आंसर होता। तो हमें इसलिए इस क्षेत्र के बारे में अपनी समझ विकसित करनी है। अब आइए इसको हम समराइज आपके लिए कर देते हैं। तो जैसा हमने कहा कि अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो नामकरण में हमने जैसा बताया कि यहां पर यूरोप के लिए इसको मध्य पूर्व कहा जाता है। यूरोप के देश इसको मध्य पूर्व मिड ईस्ट के नाम से जानते हैं, ये तो क्लियर है। और अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत इसको जो है पश्चिम एशिया के नाम से जानता है, तो यह पश्चिम एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसका नाम हमने कहा यह वाना क्षेत्र है, इसे वाना क्षेत्र के रूप में देखते हैं। और यहां अरब विश्व का यह हिस्सा है, इसे अरब वर्ल्ड कहते हैं। इसमें कौन कौन है? नॉर्थ अफ्रीका है, यानी उत्तरी अफ्रीका है, और इनके साथ साथ कौन है? पश्चिम एशिया है। तो ये दोनों मिलकर वाना रीजन कहलाते हैं और ये यहां पर देखा जाता है। इनके साथ साथ अगर हम यहां पर देखें तो यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में हमने कहा कि खाड़ी देश भी यहां पर आते हैं। और खाड़ी देश यहां पर गल्फ कंट्री जो है वो पर्टिकुलर एक रीजन है, और इसमें कुछ देश हैं जिन देशों के नाम है सऊदी अरब, यहां पर सऊदी अरब है, इनके साथ साथ यहां पर ओमान है, यहां यूएई है, इनके साथ साथ कुवैत है, और यहां पर बहरीन है, बहरीन के साथ साथ कतर है, और कतर के साथ साथ इराक है। तो ये जो क्षेत्र है इस रूप में यहां पर दिखाई देता है। अब एक और नाम है इस क्षेत्र का, मतलब इस क्षेत्र के देशों को जो देखा जाता है उसे लेवांत के नाम से जानते हैं। लेवांत क्षेत्र के रूप में भी यहां पर एक हिस्सा माना जाता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, पिछले साल प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी यहां से आया हुआ था कि लेवांत रीजन क्या है। तो लेवांत रीजन जो आपका है यह मध्य पूर्व में ही है, लेकिन भूमध्य सागर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो भूमध्य सागर से भूमध्य सागरी जो है तटवर्ती देश जो हैं उनको हम यहां पर जो है देखते हैं। और इसको जो है इसमें कौन कौन से तटवर्ती देश यहां पर आते हैं अगर उनको देखा जाए तो लेवांत क्षेत्र में लेबनान आता है, लेबनान के साथ साथ सीरिया आता है, सीरिया का जो क्षेत्र है वह लेवांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, इराक को भी लेवांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, फिलिस्तीन को लेवांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, और इनके साथ साथ जॉर्डन को भी लेवांत क्षेत्र में माना जाता है। तो जो भूमध्य सागरी हिस्सा है, पूर्वी भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर अवस्थित जो देश हैं उनको लेवांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो पहली क्लियरिटी आपको यह होना चाहिए कि इसको मध्य पूर्व भी कहते हैं, पश्चिम एशिया भी कहते हैं, कुछ लोग वाना रीजन के रूप में, अरब विश्व के रूप में इसको देखते हैं। यहाँ खाड़ी देश है, एक पर्टिकुलर एरिया है, फारस की खाड़ी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, और भूमध्य सागर से जो लगा हुआ क्षेत्र है उसको लेवांत कहते हैं। तो नामकरण पहले तो आप लोग बिल्कुल समझ रख लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। अब आइए यहां की हम शक्ति राजनीति के बारे में समझते हैं। लेकिन किसी भी देश की या किसी क्षेत्र की शक्ति राजनीति को आपको समझना है तो आपको पहले उसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा, आखिर वह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मध्य पूर्व का महत्व क्या है पहले ये समझिए। अगर हम मध्य पूर्व क्षेत्र के महत्व की बात कर रहे हैं तो मध्य पूर्व क्षेत्र का महत्व क्या है पहले यहां पर उसको एक एक करके देखते हैं। अगर हम मध्य पूर्व क्षेत्र का महत्व की बात करें तो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण रीजन है जिनकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस है। पहला तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहां पर है, भू सामरिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। तो हम पहले देखेंगे कि भू सामरिक महत्व होता क्या है।
दूसरा इंपॉर्टेंस है जियो इकोनॉमिक, यानी भू अर्थ महत्व इसका बहुत ज्यादा। तीसरा, यहां की सामाजिक संरचना की वजह से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और चौथा, सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यानी यहां पर जब हम बात करेंगे मध्य पूर्व या यहां पर पश्चिम एशिया की, तो हम पहले बात करेंगे कि आखिर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके इंपॉर्टेंस को कैसे बढ़ा देती है, इसका भू सामरिक महत्व कैसे बढ़ा देती है। अब अगर इसको हमें समझना है तो पहले हमें यह देखना होगा कि यह जो आपका पश्चिम एशिया या भूमध्य मध्य पूर्व क्षेत्र है, इसका लोकेशन पहले एक बार समझिए। इधर यूरोप के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, इधर अफ्रीका के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, और यह खुद एशिया का भाग है। यानी पहला इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस यह है कि यह 3 महाद्वीपों का संधि स्थल है। अगर इस क्षेत्र पर कोई भी महाशक्ति अपना प्रभाव स्थापित कर ले तो उसके लिए यूरोप को प्रभावित करना, अफ्रीका को प्रभावित करना, एशिया को प्रभावित करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि 3 महत्वपूर्ण सामरिक जो महाद्वीप हैं, इन तीनों महाद्वीपों का यह संधि स्थल यहां पर है। तो हमने कहा अगर हम भू सामरिक महत्व यहां पर इनका देखें तो भू सामरिक महत्व में जो सबसे पहला इनका महत्व निकल कर आ रहा है वह यह है कि 3 जो है यहां पर महाद्वीपों का संधि स्थल है। यह 3 महाद्वीपों का संधि स्थल है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। और 3 महाद्वीप कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप यहां पर है। इसलिए इसका बहुत महत्व सामरिक दृष्टि से है, क्योंकि कोई भी शक्ति चाहती है कि वो यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाए। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण यहां पर जो इसका इंपॉर्टेंस है, एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब इस क्षेत्र में यूरोपीय लोग पहले प्राचीन काल में भारत से और चाइना से व्यापार करते थे, तो उसका 2 व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। एक यूरोप से केंद्रीय एशिया होते हुए चाइना जो सिल्क ट्रेड रूट जाता था, एक वो क्षेत्र था, और एक दूसरा भूमध्य सागर होते हुए अरब क्षेत्र होते हुए भारत में समुद्री मार्ग से जो रास्ता यहां पर आता था, ये मार्ग हुआ करता था। तो इसके माध्यम से यूरोप के लोग चीन और भारत से व्यापार करते थे। खासकर भारत के मसाले तो यूरोप में बड़े प्रचलित थे, क्योंकि उनके खाने का स्वाद और उनके खाने को प्रिजर्व करने के लिए भारत के मसाले का बड़ा इस्तेमाल होता था। तो ये लोग हमेशा भारत पर निर्भर हुआ करते थे, भारत से व्यापार बनाए रखना चाहते थे। लेकिन आपको मालूम है कि जब इस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य आया, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब है इस्लामिक साम्राज्य, जब यहां पर आया और तुर्की उसका केंद्र बना, तो यूरोप और तुर्की के बीच में धर्म युद्ध शुरू हो गए। और इन धर्म युद्ध के कारण ये जो रास्ता पूरा इस क्षेत्र का था वो ब्लॉक हो गया। अब यहां से जो है यूरोप के लोग वह भारत या चीन में नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस क्षेत्र में बैठा हुआ था, वो इनको यहां जाने नहीं देता था। अब ऐसे में इनकी दिक्कतें यहां पर बढ़ती गई। बाद में आपको मालूम है कि वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज की, तो जो रास्ता वहां पर खोजा गया था वो रास्ता कुछ इस तरीके का था। यहां से होकर ये लोग यहां पर आते थे। अब यह जो रास्ता था यह बहुत ही लंबा रास्ता था भारत पहुंचने का। यूरोप के लिए बहुत अधिक यहां पर जो है लागत लगती थी। लेकिन 1859 में यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और बदलाव आया इस क्षेत्र में कि यहां पर एक नहर बनाई गई, और वो जो नहर थी उसको स्वेज नहर के नाम से हम जानते हैं। और यह स्वेज नहर कहां पर है? तो ये देखिए यहां पर स्वेज नहर बनाया गया। इधर भूमध्य सागर और इधर फिर इससे जुड़कर लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते थे। तो ये जो रास्ता जब बना स्वेज नहर का, तो स्वेज नहर के बाद पूरा यूरोप का जो व्यापारिक मार्ग था वो रूट बदल गया। जो घूमकर जाना पड़ता था भारत, अब 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई इस स्वेज नहर के बनने के बाद। और धीरे धीरे यह देखा गया कि स्वेज नहर आज की दुनिया में दुनिया के सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक मार्गों में से एक है। तो इस क्षेत्र का महत्व इसलिए है कि यह दुनिया का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है,
और इसी मार्ग पर बैठा हुआ यह क्षेत्र है, यानी मध्य पूर्व। तो अगर यहां मध्य पूर्व में अस्थिरता होगी, अगर यहां पर गृह युद्ध होंगे, अगर यहां कोई अधिनायकवादी सरकार आएगी, अगर वह इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले, अगर इस व्यापारिक मार्ग में समस्या खड़ी कर दे, तो आपको लगता है कि व्यापार हो पाएगा? पूरा व्यापारिक मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। और यहां पर यह जो व्यापार होता है, चाहे यूरोप का, चीन से, भारत से, एशिया से व्यापार हो रहा है, या पश्चिम एशियाई देशों का जो तेल व्यापार हो रहा है, वह पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेगा। इसलिए यह क्षेत्र और इस क्षेत्र की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या है, सबसे व्यस्ततम बंदर व्यापारिक मार्ग है। अब एक और चीज समझिएगा, जब हम व्यापारिक मार्गों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग, उसमें सकरे क्षेत्र बहुत मायने रखते हैं। जो बहुत नैरोअर जो है रीजन होते हैं, उनका बड़ा मार्ग उनका महत्व होता है। सकरे क्षेत्र का मतलब है जिन्हें आप जल संधि कहते हैं। यहां पर दो ऐसे चोक पॉइंट हैं या दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माने जा सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में आप देखिए तो पहला क्षेत्र देखिए, यहां से आप भूमध्य सागर से आएंगे, सुएज नहर से होते हुए, लाल सागर होते हुए आएंगे यहां पर, और इधर से आप गल्फ ऑफ अदन से आप अरबियन सी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, यानी हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएंगे। आप देखिए ये वाला रीजन, यहां पर आप देखेंगे ये सकरा क्षेत्र है। यह एक जल संधि है जिसे बाब अल मंदेब जल संधि कहते हैं। अब अगर सोचिए कि इस बाब अल मंदेब जल संधि पर कोई कंट्रोल कर ले, तो इस रास्ते को ब्लॉक करना क्या हो जाएगा? आसान। एक होता है खुला समुद्र, वहां पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जहां समुद्री जो क्षेत्र है, मार्ग है, वो सकरा हो, वहां पर कोई भी अपना कब्जा, अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। तो यहां पर जो बाब अल मंदेब जल संधि है, यह पहला व्यापारिक चोक पॉइंट है और इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है पश्चिम एशिया के इस क्षेत्र का, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग पर अवस्थित है। दूसरा एक और चोक पॉइंट इसी क्षेत्र में है, दूसरा व्यापारिक केंद्र यहां पर है। ये आप देखिए पर्शियन गल्फ है और ये है अरबियन सी। भारत सहित किसी भी दुनिया के अन्य देश को अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करना है, इराक से संबंध बनाना है, सऊदी अरब से बनाना है, कुवैत से, बहरीन से, कतर से, यूएई से, तो इसी रास्ते से आपका व्यापार और बाकी रिश्ते आपके यही बनते हैं। अब यहां पर ये वाला क्षेत्र देखिए, ये बहुत सकरा सा क्षेत्र है, सामुद्रिक क्षेत्र बहुत सकरा सा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर जो कंट्रोल कर लेगा वो आसानी से इस व्यापारिक मार्ग को क्या कर सकता है? वह रोक सकता है। यह जो संधि है, जल संधि, इसको बोलते हैं होमरुज जल संधि। होमरुज जल संधि जो है, इस पर ईरान का जो कंट्रोल है वो सबसे ज्यादा है। यहां पर ईरान का कंट्रोल सबसे ज्यादा है। इसी वजह से अक्सर भारत बड़ा डरा हुआ रहता है, यानी सशंकित रहता है कि अगर ईरान को लेकर अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई कर दे या अन्य देश सख्त कार्रवाई कर दे और ईरान अगर गलती से इस होमरुज जल संधि को रोक दे, तो ऐसी स्थिति में भारत का तेल व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। न यूएई से हम जुड़ पाएंगे, न हम इराक से जुड़ पाएंगे, न कुवैत, बहरीन, कतर या सऊदी अरब से जुड़ पाएंगे, और इस लिहाज से यह चोक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो महत्वपूर्ण चोक पॉइंट इस क्षेत्र में हैं, एक बाब अल मंदेब जल संधि है और एक होमरुज जल संधि है। तो कहने का मतलब यह है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग यहां पर है इस क्षेत्र में, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग इस क्षेत्र के महत्व को बढ़ा देता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके दो महत्वपूर्ण जो हैं व्यापारिक बिंदु जो हैं यहां पर देखने को मिलते हैं। और ये दो महत्वपूर्ण व्यापारिक जो बिंदु हैं, अगर इनकी बात की जाए तो एक हमने यहां पर कहा बाब अल मंदेब जल संधि है, एक तो बाब अल मंदेब जल संधि है, ये महत्वपूर्ण यहां पर है। और दूसरा यहां पर जो दूसरा क्षेत्र है वह होमरुज जल संधि है। अब यहीं से धीरे धीरे आप अपना विजन भी बनाते चलिए कि आखिर यह क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर इस क्षेत्र में क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो क्षेत्र है जिसको होमरुज जल संधि आप कहते हैं, यहीं पर एक देश है जिसका नाम है जिबूती,
और जिबूती में यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि चीन ने अपना नौसैन्य केंद्र बना लिया है। अब जिस तरीके से चीन आक्रामक हो रहा है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, अगर कल को चीन के लिए कोई खतरा उत्पन्न होता है या चीन को लगता है कि उसे दुनिया को नियंत्रित करना है और इस चोक पॉइंट को अगर अचानक वो बंद कर दे, तो हमने कहा कि यूरोप से और इस क्षेत्र के साथ जो हमारा व्यापार हो रहा है वह व्यापार प्रभावित हो सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण हमारे लिए संकट ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल चल रहा है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा और ईरान ने कहीं इस होमरुज जल संधि को बंद कर दिया, तो यह दोनों ही भारत के नजरिए से बेहद यहां पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव लेकर आएंगे। तो इस क्षेत्र का क्या भू सामरिक महत्व है, ये अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसका जियोपॉलिटिक्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 3 महाद्वीपों को प्रभावित कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग यहां पर है। अब आइए दूसरा यहां पर महत्व देखते हैं, जिसको हम कहते हैं भू अर्थ महत्व। आखिर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, भू अर्थ महत्व क्या है, ये यहां पर समझिएगा। अगर हम इस मध्य पूर्व एशिया की बात करें तो रिसोर्स रिच क्षेत्र नहीं रहा है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र रहा है और यह बहुत ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है कि दुनिया को आकर्षित करता रहा हो, बल्कि उल्टा होता था। यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे वह अन्य क्षेत्रों में जाते थे, वहां से जो वहां के संसाधन होते थे वो अपने देश लाने के लिए। इसीलिए भारत पर कई बार हमले भी इस क्षेत्र से हुए, क्योंकि भारत समृद्ध था, संपन्न था, जबकि यह क्षेत्र जो है वह विपन्न क्षेत्र था। लेकिन अचानक इस क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया। खासकर 1859 में 2 महत्वपूर्ण बदलाव दुनिया में, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1859 में ही पहला घटना हमने जैसा बताया कि स्वेज नहर का निर्माण हुआ। इसकी वजह से इस क्षेत्र का जो महत्व था वो बढ़ गया, क्योंकि यह व्यापारिक मार्ग हो गया। दूसरा, 1859 में ही पेंसिल्वानिया अमेरिका का एक क्षेत्र था जहां पर तेल की खोज हुई और वहां से दुनिया को पता चला ऑयल की जो जरूरत है, ऑयल का जो इंपॉर्टेंस है। 1908 में पहली बार पर्शिया में यह देखा गया कि यहां पर पर्शिया में रेनॉल्ड एक जियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा पर्शियन क्षेत्र में तेल की खोज हुई। यानी यह गल्फ जो पूरा क्षेत्र था, यहां पर पता चला कि भाई यहां पर भी तेल मिलता है। और पूरी दुनिया औद्योगिकरण के बाद यातायात और परिवहन पर लगातार काम कर रही थी और तेल की खोज ने तो बिल्कुल क्रांति ला दी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में, अर्थव्यवस्था की दिशा में क्रांति ला दी। तो जैसे ही 1908 में इस क्षेत्र में पता चला कि यहां पर जो है तेल संसाधन उपलब्ध हैं, इसके बाद अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे तेल की राजनीति पर उनका क्या हो सके, कंट्रोल यहां पर हो सके। और इनमें बढ़त जिसको मिली वह यूरोप की 7 सिस्टर्स थी। यूरोप की 7 ऐसी कंपनियां जो ऑयल कंपनीज हैं, जिन्होंने सबसे अधिक ऑयल वेल यानी तेल के कुएं यहां पर कब्जा किए और यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाया। तो कहने का मतलब है कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा आर्थिक जो महत्व है वह यहां उपलब्ध तेल संसाधन है, जिन्होंने पूरे दुनिया की ग्लोबल एनर्जी जो मार्केट है उसको कंट्रोल किया हुआ है। और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण इसका यहां पर जो है महत्व है। तो पहला, जैसे हमने कहा कि तेल कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, यह तेल कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र यहां पर है। दूसरा, अगर इसी से हम समझें तो यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में इसकी केंद्रीय भूमिका है। इसकी जो है सेंट्रल रोल इसका यहां पर देखा जाता है। और इसके साथ साथ शुरुआत में तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के देशों के तेल संसाधनों पर अपना कंट्रोल किया। बाद में 1960 में एक संगठन गठित हुआ जिसका नाम था ओपेक, और ओपेक के जरिए इन्होंने एक ऐसा कार्टेल बनाया कि धीरे धीरे इनका अपने तेल संसाधनों पर क्या है, नियंत्रण बढ़ता गया। तो जैसे ही नियंत्रण इनका अपने तेल संसाधनों पर बढ़ा, तो तेल से जो मुनाफा था वह इन देशों को मिलना शुरू हो गया। आज स्थिति ये है कि ये देश आर्थिक रूप में बेहद संपन्न है, जिनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर आधारित है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो
कुवैत, कतर, बहरीन, कोई भी देश हो, ये देश जो हैं तेल संसाधनों की वजह से बेहद संपन्न है। इन्होंने पूरी दुनिया में तेल जिस तरीके से निर्यात किया है और उसके बदले जो विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में पाई है, इसलिए इनकी इकोनॉमी को कहा जाने लगा पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, कि पेट्रोलियम को बेचकर डॉलर इन्होंने अर्न किया है, तो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, यानी इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक है इनकी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में, तो यह एक संपन्न देश यहां पर माने जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पेट्रो डॉलर इनके पास बहुत ज्यादा, पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था के रूप में इनको देखा जाता है। अब आइए तीसरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं यहां की सामाजिक संरचना को। यहां की सामाजिक संरचना को अगर हम देखें तो यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यहां की सामाजिक संरचना है। और सामाजिक संरचना यहां पे क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको भी समझिएगा, जो इसके इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। असल में यह कई धर्मों का उद्गम है, अनेक धर्मों का उद्गम है। यह जो क्षेत्र है यह कई धर्मों का उद्गम है। जैसे आपको मालूम है कि इस्लाम का तो केंद्र है ही ये, लेकिन यह केवल इस्लाम का केंद्र नहीं है, यहां यहूदी धर्म का भी शुरुआत इसी क्षेत्र से हुआ था। और पारसी रिलीजन, ईरान जो आधारित थी, पारसी रिलीजन का भी शुरुआत यहीं से हुआ था। और इनके साथ साथ ईसाइयों के लिए भी यह क्षेत्र जो है वह बेहद महत्वपूर्ण यहां पर है। वजह क्या है, थोड़ा इसको भी समझिएगा। यहां पर जो यह अलग अलग धर्म हैं, ये बड़े अलग अलग दावे करते हैं। यहां के कुछ क्षेत्रों पर तो यह दावा इस्लाम भी करता है कि यह हमारा सबसे पवित्र क्षेत्र है, यहूदी कहते हैं हमारा पवित्र क्षेत्र, ईसाई कहते हैं हमारा बहुत पवित्र क्षेत्र है। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर वह जो क्षेत्र है उसको हम यरूशलेम कहते हैं। आपने यरूशलेम का नाम जरूर सुना होगा, खासकर पूर्वी यरूशलेम की अगर मैं बात करूं तो। और यरूशलेम जो है, इसमें भी हमने कहा पूर्वी यरूशलेम, और पूर्वी यरूशलेम की अगर हम बात करें यहां पर, तो पूर्वी यरूशलेम में जो क्षेत्र है यहां पे अगर देखा जाए तो यहां क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। यह जो अल अक्सा मस्जिद है ये यहीं पूर्वी यरूशलेम में है। और इस अल अक्सा मस्जिद की खासियत ये है कि मक्का और मदीना के बाद अगर दुनिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम का पवित्र स्थल है तो वह अल अक्सा मस्जिद है। और इसलिए इस्लामिक देश जो हैं इसे बहुत अधिक तवज्जो देते हैं, इसे बहुत अधिक मानते हैं और इस क्षेत्र पर जो है अपना दावा करते हैं कि हमारा क्षेत्र है। लेकिन केवल यही नहीं है, यहां पर देखिए ईसाइयत भी जो है वह दावा करता है कि यह क्षेत्र हमारा है। और ईसाई रिलीजन के लोग जो हैं वो यहां पर दावा क्यों करते हैं, क्योंकि एक पुराना यहां पर गिरजाघर है जिसको वो बोलते हैं कि वो गिरजाघर हमारा है। और ये गिरजाघर अगर हम बात करें तो पुराना यहां पर जो है गिरजाघर यानी चर्च यहां पर जो है इनका है, ये ऐसा यहां पर बोलते हैं। तो इसलिए इसको भी ये जो है मानते हैं। इस चर्च को कहते हैं चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर, चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर। ये कहते हैं ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण यहां पर धार्मिक स्थल, और कहां पर, पूर्वी यरूशलेम में। और तीसरा यहूदियों का पवित्र दीवार, एक ग्रेट वॉल। यहूदी जो है वो दीवार की पूजा करते हैं और उनका जो सबसे पवित्र दीवार जो उनका मानना है वो अगर कहीं पर है तो वह इसी क्षेत्र में यहां पर है। तो आप समझ रहे हैं कि यहां सामाजिक संरचना किस तरीके से है। यहां इस्लाम, यहां ईसाई, यहां यहूदी, तीनों इसे अपने धार्मिक केंद्र के रूप में देखते हैं। तो धार्मिक संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है और धर्म की लड़ाई यहां पर बहुत ज्यादा होती है। अब एक और सामाजिक संरचना में पहलू समझिएगा। अगर हम बात करें इस्लाम की तो यहां इस्लाम दो संप्रदायों में बटा हुआ है। एक तो यहां अलग अलग धर्म है, यहूदी हैं या ईसाई हैं या इस्लाम है, तीनों के बीच का जो सांप्रदायिक संघर्ष है वो दिखाई देता है। और दूसरा यहां पर इस्लाम खुद बटा हुआ है, एक तरफ सुन्नी क्षेत्र है और दूसरी तरफ शिया क्षेत्र है। इस्लाम जो है दो भागों में सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम के रूप में बटा हुआ है। सुन्नी इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन करता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के साथ अधिकांश जो गल्फ कंट्री हैं वो सब यहां पर क्या हैं,
वह सुन्नी देश के रूप में देखे जाते हैं और सिया इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन करता है ईरान। और जितने भी सिया देश हैं वो ईरान के साथ मिलकर अपना मजबूत प्रभाव बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब चाहता है सुन्नी इस्लाम का पूरे मध्य पूर्व एशिया में प्रभाव हो और ईरान चाहता है सिया इस्लाम का पूरे मध्य पूर्व एशिया में प्रभाव हो। और यही वजह है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक रीजनल वॉर इस क्षेत्र में देखा जाता है, एक पावर पॉलिटिक्स यहां पर इस क्षेत्र में देखा जाता है। हमें इसे भी समझना है कि आखिर ऐसा क्यों है। अब आइए तीसरा महत्वपूर्ण पहलू हम समझें। यह सामाजिक संरचना, हमने भौगोलिक महत्व देखा, आर्थिक महत्व देखा और सामाजिक रूप में इनका महत्व देखा। अब आइए सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर जो है क्या इसका महत्व है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर पश्चिम एशिया की बात की जाए तो सबसे पहले यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह जो क्षेत्र है पिछले कुछ समय से वह बहुत अनस्टेबल है। यहां गृह युद्ध होते रहते हैं। अगर आपको मालूम है तो सीरिया में फिलहाल सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया के साथ साथ यमन में सिविल वॉर चल रहा है। तो यहां सिविल वॉर का दौर रहा है और यह इस क्षेत्र को अशांत करता है, असुरक्षित करता है। गृह युद्ध की वजह से यहां एक बड़ी संकट उत्पन्न होती है जिसे आप शरणार्थी संकट कहते हैं। यहां पर जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो लाखों की संख्या में यहां से लोग पलायित होकर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में शरण लेने के लिए जाने लगे। यह अलग बात है कि यूरोप ने बड़ा विरोध किया शुरुआत में, लेकिन बाद में उनको प्रवेश वहां पर दिया। इससे पूरी दुनिया के सामने संकट होगा, शरणार्थी संकट। यहां से अगर शरणार्थी जाएंगे तो हर देश में वो घुसने का प्रयास करेंगे और हर देश की अपनी जनसंख्या और सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग चुनौतियां हैं। तो इस लिहाज से भी जो है यह क्षेत्र बहुत मायने रखता है। दूसरा, हाल फिलहाल आतंकवाद का केंद्र बनता गया है यह क्षेत्र। और आतंकवाद का केंद्र अगर यहां पर देखा जाए तो आतंकवाद का जो केंद्र है वह आईएस के रूप में आप लोग सुनते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो इराक और सीरिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना के बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आपने सुना होगा अलकायदा इन अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप, यमन में यह देखा गया कि वहां पर एक आतंकी संगठन अलकायदा इन अरब पेनिनसुला वो भी सक्रिय है। तो यह क्षेत्र आतंकवाद की दृष्टि से यहां पर जो है सक्रिय है। अब आतंकवाद किसी भी दुनिया के हिस्से में होगा, आज के वैश्विक युग में आतंकवाद किसी एक देश तक सीमित नहीं रह सकता है, उसका प्रभाव वैश्विक होगा। तो आईएसआईएस और एक्यूएपी का प्रभाव यूरोप पर भी दिख रहा है। लेबनान, यूरोप में अगर बात करें तो पेरिस पर हमला हुआ, मैड्रिड पर हमला हुआ, लंदन पर हमला हुआ, ब्रुसेल्स पर हमला हुआ, लगातार वहां पर हमले हुए हैं। और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है क्योंकि भारत तो वैसे ही आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। तीसरा, यह क्षेत्र एक और वजह से बहुत संवेदनशील है और यह रीजन है यहां पर जो समुद्री डकैत का मुद्दा आता है। समुद्री डकैती, सी पायरेसी जो है वह क्यों यहां महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र को यानी मध्य पूर्व को, तो यह हिंद महासागर से लगा हुआ क्षेत्र है। इनकी सीमाएं हिंद महासागर से लगी हुई हैं और हिंद महासागर में एक व्यस्ततम यह व्यापारिक मार्ग है जो अभी हम लोगों ने बात किया है, यूरोप से लेकर और जो पूरा एशिया तक फैला हुआ है। तो समुद्री डकैत क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग में आने जाने वाली जहाजों पर, व्यापारिक जहाजों पर हमला करते हैं और उसे कहीं ना कहीं हाईजैक कर लेते हैं। तो व्यापार प्रभावित होता है, लोगों में डर की भावना यहां पर विकसित हो जाती है और डर के माहौल में तो व्यापार नहीं हो सकते हैं। तो एक खतरा यहां समुद्री डकैतों से भी है जो हिंद महासागर में सक्रिय है। और चूंकि पश्चिम एशिया का देश जो है इसके नजदीक है, तो पश्चिम एशिया इस मायने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है समुद्री डकैती को रोकने में भी और समुद्री डकैती को बढ़ाने में भी। तो इसलिए भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस यहां पर देखा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण यहां पर जो है इस क्षेत्र का महत्व है, महत्व यानी यहां पर खतरा है, जो संवेदनशीलता है। ईरान और अगर अफगानिस्तान इन दोनों को मिला दें तो एक स्वर्णिम अर्धचंद्र यहां पर बनता है। यह स्वर्णिम अर्धचंद्र मादक पदार्थों का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी ड्रग्स का एक बड़ा केंद्र है।
तो यहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक बड़ा कार्टेल दिखाई देता है, नार्को टेररिज्म का एक बड़ा कार्टेल यहां पर दिखाई देता है। ये लोग क्या करते हैं, अफीम या इस तरीके के मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं और आज पूरी दुनिया इन मादक पदार्थों की तस्करी से बेहद प्रभावित यहां पर है। तो समुद्री डकैती हिंद महासागर क्षेत्र की वजह से, क्योंकि इनकी सीमाएं लगती हैं, तो यहां पर ये इसलिए भी संवेदनशील क्षेत्र है। और दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम का क्षेत्र है, संगठित अपराध का, तस्करी का, और खासकर ईरान और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो जिसको हम स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं, इनकी वजह से यहां पर समस्या बनी हुई है। तो यह भी एक समस्या यहां पर इस क्षेत्र में बनी हुई है। अब सवाल यह है कि यहां का पावर पॉलिटिक्स, जो हमारा मूल मुद्दा है कि अब हमें पावर पॉलिटिक्स समझना है। हमने आपको बताया कि यहां पर समस्या क्या है। समस्या क्या है? तो हमने कहा समस्या मतलब इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है, सामाजिक संरचना ऐसी है कि सामाजिक संघर्ष यहां होते रहते हैं और सुरक्षा के बिंदु से यहां पर तमाम तरीके के खतरे। अब आइए यहां पर समझते हैं मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति को। मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति जो है, इसको अगर हमें समझना है तो कैसे हमें समझना है, कैसे समय के साथ साथ यहां की शक्ति राजनीति बदलती गई है और यह किस तरीके से हमें प्रभावित करती गई है, यह हम लोगों को यहां पर देखना है। अगर मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति की हम बात करें तो यह ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु हुआ करता था कभी किसी जमाने में, और यहीं से सारा घटनाक्रम यहां पर स्टार्ट हुआ। हमने कहा कि प्राचीन काल की पहले हम बात करते हैं। प्राचीन काल में यह देखा जाता था कि यहां से चाइना जो है एक सिल्क ट्रेड रूट जाता था और इस सिल्क ट्रेड रूट के माध्यम से यूरोप का और इस क्षेत्र का व्यापार यहां पर होता था भारत और चीन के साथ। लेकिन हमने कहा कि जब यहां पर यह देखा गया कि इस्लामिक शासन आया, इस पूरे क्षेत्र में इस्लामिक शासन आ गया, तो यह रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया और यहीं से एक धर्म युद्ध शुरू हो गया, इस्लाम वर्सेस ईसाइयत का। यूरोप के जो देश थे वह यहां पर वह ईसाइयत को बढ़ावा देना चाहते थे और मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य यहां पर था। ऑटोमन साम्राज्य जो है यानी इस्लामिक साम्राज्य जिसका केंद्र तुर्की हुआ करता था, वह इस्लाम को के प्रभाव विस्तार का प्रयास कर रहा था। ऐसे में क्रूसेड का नाम लिया जाता है। मध्य काल में आपने अगर धर्म युद्ध सुने होंगे, इस्लाम वर्सेस ईसाइयत का धर्म युद्ध, वो वहां पर चलता था। और आजकल भी ऐसी बातें होती है, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी बातें हो गई। आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने 2001 पर हमला करके कब्जा किया तो बहुत से लोगों ने कहा ईसाइयत की जीत है, और जब 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो बहुत से लोगों ने कहा इस्लाम जीत गया। तो इस्लाम वर्सेस ईसाइयत की ये जो क्रूसेड है, ये जो धर्म युद्ध है, ये बहुत पुराना है। तो यहाँ ऑटोमन जब साम्राज्य आया तो ऑटोमन साम्राज्य के कारण यूरोप जो है वह सिमट गया। अब यूरोप में यह देखा गया कि इस दौर में वह भारत के साथ जो संपर्क था वो तो टूट गया था, यूरोप का व्यापार वगैरह अवरुद्ध हो चुका था। इसी दौर में यूरोप में कई ऐसे राजा आए जिन्होंने अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि आप जाओ, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाओ और खोज करो, ऐसे देशों की खोज करो जहां से हम जो है वहां पर व्यापार कर सकें। और खासकर वो भारत की खोज के लिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे थे। आपने सुना होगा कि इसी एक तरीके की खोज में कोलंबस निकले हुए थे और पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका। और यहां पर नॉर्थ अमेरिका में जब पहुंचे तो उनको, वो तो सोच रहे थे कि हम यहां पर पहुंच रहे हैं इंडिया, लेकिन ये पहुंच गए थे एक नई दुनिया। इसीलिए नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड बोला गया, क्योंकि वो खोजने गए थे इंडिया को और मिले कुछ अलग तरीके के लोग, लाल लाल कलर के लोग मिले वहां पर। रेड इंडियन कहा गया, वहां जो लोग वहां पर मिले उन लोगों को रेड इंडियन कहा गया। तो दिमाग में तो था इंडिया, मिला रेड इंडियन। बाद में हमने कहा कि यहां पर वास्को डिगामा ने जब खोजा भारत का रास्ता, तब इनको भारत सही मायने में यहां पर एक संपर्क सूत्र यहां से मिला। अब जब यहां पर भौगोलिक खोज होने लगी, यानी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होने लगी, तो यह जो दौर था, इस दौर को थोड़ा सा समझिएगा। असल में इस दौर को अगर आपको समझना है तो पहले समझना होगा इस्लाम और ईसाइयत की जो लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो केंद्र बिंदु क्या था। अब देखिए, ये है तुर्की
और तुर्की के पास ये उसका अभी ये क्षेत्र है इस्तांबुल, आप देख रहे हैं यहां पर इस्तांबुल है। ये इस्तांबुल जिसको आप देख रहे हैं, इसको पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। यह कुस्तुनतुनिया यूरोप में एंट्री करने का गेटवे था और यह क्षेत्र कुस्तुनतुनिया कल्चरल कैपिटल एक तरीके से यूरोप का था। तमाम तरीके की समृद्ध साहित्य वगैरह, संस्कृति वगैरह सबको सजो के रखा हुआ था और इसके बारे में कहा जाता था कि 23 बार अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर हमला किया इस किले पर, लेकिन कोई कभी जीत हासिल नहीं कर पाया। कई लेयर के यहाँ पर जो है किले में कई लेयर था और इसलिए इसको जो है अभेद्य एक तरीके से माना जाता था। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य वह इतना ताकतवर था कि उसने कुस्तुनतुनिया पर फतह की और जब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तो 1453 में 1453 की बात चल रही है, कुस्तुनतुनिया के लोग यहां से जो पुराने समृद्ध साहित्य थे, संस्कृति थे, वो सब लेकर पहुंच गए एक देश इटली, इटली में रोम में, और रोम में जाकर उन्होंने वहां पर अपना नया रैन बसेरा बसाया। ईसाइयत जो है वह रोम में आ चुकी थी और यहां पर यह देखा गया कि इन लोगों ने अपने पुराने जो किताबें थी, ग्रंथ थे, उनको पढ़ना शुरू किया। प्लेटो की बातें, अरस्तु की बातें, पाइथागोरस की बातें, अलग अलग लोगों की बातें यहां पर पढ़ना शुरू किया। मध्यकाल में यूरोप में इन पुरानी किताबों को पढ़ने का प्रचलन रुक गया था। मध्यकाल में बाइबल के अलावा किसी बात पर कुछ कहा नहीं जाता था, लेकिन 1453 में जब फिर से ये किताबें वहां पर पहुंची और लोगों के हाथों तक पहुंची तो एक डिस्कोर्स यूरोप में शुरू हुआ और यूरोप में डिस्कोर्स ये था कि हमारा प्राचीन जो है चिंतन कितना मजबूत हुआ करता था। इसे पुनर्जागरण के नाम से 1453 के बाद यूरोप में कहा जाता है। तो यूरोप में पुनर्जागरण आया और यूरोप ने अपने को बदलना शुरू किया। अब यहीं से तुलनात्मक अध्ययन समझिएगा कि एक तरफ मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ यहां पर यूरोप था जो कमजोर हो चुका था, कुस्तुनतुनिया पर जीत ऑटोमन साम्राज्य की हो चुकी थी, और दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य था जो कि मध्य पूर्व में था। यहां पर यूरोप में देखा गया कि ये एक एक करके यहां पर पहले पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण ने इन लोगों को जो है बताया कि हमें स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। फिर 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, तो यानी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यहां पर शुरू हो गई। जब भौगोलिक खोज शुरू हुआ तो इंसानों को अपनी ताकत का एहसास हुआ। पहले तो डर लगता था कि समुद्र की यात्रा वर्जित थी हर जगह पर, लेकिन जब अब यह समुद्र की यात्रा करके आते थे, बताते थे कि हमने वहां पर समुद्री राक्षसों से सामना किया, हमने तलवार से सबको वहां पर खत्म कर दिया, हमने ये किया वो किया, बड़ी कहानियां सब सुनाते थे। तो यहां पर इंसानों का अपने आप पर भरोसा बढ़ने लगा कि अच्छा, कि अगर जो है हम चाहें तो हम प्रकृति पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस एक विचार ने धीरे धीरे यहां पर और महत्वपूर्ण बदलाव किए, और वह महत्वपूर्ण बदलाव था धर्म सुधार आंदोलन का। यह धर्म सुधार आंदोलन इसलिए क्योंकि मध्यकाल में यूरोप का जो धर्म था वह उसने सभी लोगों को जकड़ के रखा हुआ था कि बाइबल के बाहर, पोप जो कह रहे हैं उनके बाहर कुछ नहीं सोचना है, आप कोई स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब धर्म में सुधार किया गया, पारलौकिकता की जगह पर सांसारिकता पर बल दिया गया, और धर्म जो सुधार किया गया उसे प्रोटेस्ट, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, इसीलिए उसको प्रोटेस्टेंट रिलीजन कहा गया। जो पुराना धर्म था कैथोलिक रिलीजन, उसके विरोध में प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया, और प्रोटेस्टेंट रिलीजन ने कहा कि ईश्वर तक वही पहुंच सकता है जो इस सांसारिक जीवन में सफल होगा। तो धर्म की पूरी परिभाषा ही यहां पर बदल गई। अब यहां पर धर्मनिरपेक्ष विचार आने लगे और इनके साथ साथ अब वैज्ञानिक सोच भी बनने लगी और यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति आ गई। वैज्ञानिक क्रांति ने पूरे यूरोप को बदल के रख दिया और कृषि आधारित पुरानी अर्थव्यवस्था अचानक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने लगी और यहां औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति के साथ शहरीकरण प्रारंभ हुआ और शहरीकरण के साथ साथ यहां पर लोकतंत्र, यहां लोकतांत्रिक शासन आए। यानी कुल मिलाकर बहुत जल्द यूरोप ने 16वीं 17वीं सदी तक आते आते अपने आप को बदल के रख दिया। जो यूरोप ऑटोमन साम्राज्य की तुलना में कहीं टिकता नहीं था, वो यूरोप अब धीरे धीरे बदल रहा था। और इसी क्रम में यूरोप ने क्या किया, उपनिवेशों की स्थापना करनी शुरू कर दी। खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगाल,
ये सब उपनिवेशों की स्थापना करने लगे। उपनिवेश का मतलब था कि अब इनके यहां औद्योगिकरण आ चुका था। अब औद्योगिकरण के लिए क्या जरूरी था, उद्योगों के लिए क्या जरूरी है, एक तो कच्चा माल, तब तो आप कोई नया माल बनाएंगे, और दूसरा जो नया माल आपने बनाया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आपने बनाया, अब अगर उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाना है तो बाजार की खोज करनी होगी। तो इन्होंने इसके लिए दुनिया के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, जिन्हें उपनिवेश कहा गया। इन्होंने बाजार के लिए और कच्चे माल के लिए दुनिया पर जो है अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ यूरोप जो है वह वैश्विक शक्ति का केंद्र बन गया। यह वैश्विक शक्ति का केंद्र यहां पर बन गया। अब देखिए कैसे मध्य पूर्व का पावर पॉलिटिक्स बदला है, इन सब चीजों को समझिएगा। एक तरफ हमने यूरोप की हिस्ट्री बताई कि 17वीं 18वीं सदी तक आते आते यूरोप दुनिया की बड़ी ताकत बन गया। ऑटोमन साम्राज्य कैसा यहां पर दिख रहा था, थोड़ा इसको भी देखते हैं। दूसरी ओर ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की जिसका केंद्र था, यहां पर देखा गया कि समय के साथ साथ यहां कोई बदलाव नहीं आया। इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, भारत की उपमहाद्वीप तक पूरा फैला हुआ साम्राज्य था। तो कहीं ना कहीं ऑटोमन साम्राज्य जो है वह ठहराव की प्रक्रिया से गुजरने लगा। जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे, वैज्ञानिक क्रांति हो रहे थे, ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे क्रमिक रूप में कमजोर पड़ता जा रहा था। वहां बदलाव इस तरीके का नहीं आ रहा था। जब यूरोप में समृद्धि देखी जा रही थी और ऑटोमन साम्राज्य में एक अवरुद्ध जो है विकास देखा जा रहा था, तो सवाल उठा, वहां के लोगों ने यह सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि यूरोप की तुलना में ऑटोमन साम्राज्य जो है वह पिछड़ रहा है। ऐसे में यहां पर जो है इसके पिछड़ेपन का कारण क्या था, पिछड़ेपन के कारण की खोज हुई कि आखिर मध्य पूर्व क्यों पिछड़ रहा है। और इसी खोज का परिणाम था यहां पर एक आंदोलन 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसे वहाबी आंदोलन कहते हैं। वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई, और वहाबी आंदोलन क्या था, प्योरिटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शुद्धता, जो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम था उसको स्टेब्लिश करना। इनका यह कहना था वहाबी आंदोलनकारियों का कि असल में ऑटोमन साम्राज्य में अब हम धर्म के रास्ते से हट चुके हैं, डेविएट हो चुके हैं। अब इस्लामिक मूल्यों को हम लोग स्वीकार नहीं रहे, हम उससे भटक गए हैं। तो इनका यह सुझाव था कि हमें पुराने जो अपने इस्लाम का रूप था उसको फिर से फॉलो करना चाहिए। हमें पुराने धर्म ग्रंथों के आधार पर, कुरान हदीस के आधार पर फिर से अपने समाज को, अपनी सामाजिक संरचना को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। अब यह जो धर्म सुधार इस तरीके के होते हैं या इस तरीके की मान्यताएं होती हैं, गलत नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही है कि अगर आपका समाज नैतिकता के रास्ते से भटक रहा हो तो वहां पर आप अनुशासन के लिए इस तरीके की आवाज उठाते हैं। लेकिन समस्या ये था कि इस वक्त बैक टू द रूट्स की बात वहाबी आंदोलन कर रहा था कि पीछे चलो, मध्यकाल में चलो, देखो उस वक्त जब हम इस्लाम आया था तब कैसा था। और बात यहां पर होनी चाहिए थी कि भविष्य क्या है, बात होनी चाहिए थी ज्ञान विज्ञान की, बात होनी चाहिए थी बदलाव की। यहां बदलाव की जगह पर पुरानी चीजों को लाने की बात चल रही थी। अब इस वजह से यहां पर यह देखा गया कि ये अतीत की तरफ तो चले गए, अतीत की ओर तो चले गए, लेकिन भविष्य जो है उसमें क्या सुधार हो सकता है इस पर कोई बात ही नहीं। न वैज्ञानिक क्रांति, न धर्म सुधार, सीधे यह जो है पूरा देश जो है, इसका परिणाम क्या रहा, यह जो ऑटोमन साम्राज्य था यह आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाया। यहां वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट यहां हुआ ही नहीं। यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। औद्योगिक विकास यहां पर हुआ नहीं। और यहां शासन कैसा रहा, यहां पर शासन, लोकतंत्र कभी आया ही नहीं। यह गैर लोकतांत्रिक देश यहां पर बने रहे, यह गैर लोकतांत्रिक रहा। तो यहां पर जब वैज्ञानिक विकास नहीं, औद्योगिक विकास नहीं यहां पर है, और जिम्मेदार सरकारें यहां पर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता गया। और यहां पर इसका परिणाम यह रहा कि ब्रिटेन ने भारत जैसे देश पर कब्जा किया, उपनिवेश वहां पर बनाया, धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर भी उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, कब्जा करना शुरू कर दिए। तुर्की 18वीं 19वीं सदी तक बेहद कमजोर हो चुका था, बेहद कमजोर हो चुका था। और ऐसे में अब तुर्की जो है वह इन शक्तियों का सामना करने में सक्षम नहीं था। लेकिन हाँ, तुर्की ने समय समय पर अपने को रिवाइव करने की जरूर कोशिश की। उसको लगता था कि एक बार फिर से हम अपनी ताकत को गेन करेंगे और यूरोप पर नियंत्रण करेंगे। लेकिन उसके साथ जो उसने सोचा उल्टा ही हुआ। और यह बात कैसे यहां पर दिखाई देती है, तो यहां पर हमने कहा
कि पहला विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ था। आपको याद होना चाहिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे था तो 1917 में ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि अगर तुर्की पर उसका नियंत्रण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह तुर्की का विभाजन कर देगा। इस घोषणा को बाल्फोर घोषणा कहते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि ब्रिटेन ने इशारा कर दिया था कि तुर्की क्षेत्र में इजराइल राज्य की स्थापना की जाएगी। यह अलग बात है कि 1918 के बाद जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन नहीं किया, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह तुर्की के विभाजन का मुद्दा ही था जिसकी वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन 1919-20 में चला हुआ था। यह वही दौर था। तो ब्रिटेन ने फिलहाल तुर्की का विभाजन नहीं किया, लेकिन तुर्की बेहद कमजोर हो चुका था, पहले विश्व युद्ध में पराजित हो चुका था। अब इस दौर में एक तरफ पहला विश्व युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ यह तुर्की का जो पूरा क्षेत्र, ऑटोमन साम्राज्य का जो पूरा क्षेत्र है, यह आकर्षण का केंद्र बिंदु बन चुका था। यानी ऑटोमन साम्राज्य मध्य पूर्व जो था वह मध्य पूर्व के महत्व में वृद्धि यहां पर देखी गई 19वीं सदी में। और मध्य पूर्व के महत्व में वृद्धि क्यों देखी गई? एक तो पहला हमने कहा स्वेज नहर यहां पर बन चुका था, तो स्वेज नहर की वजह से इसका महत्व बढ़ चुका था। दूसरा हमने कहा कि महत्व इसलिए बढ़ चुका था कि तेल की खोज 1859 में हो चुकी थी पेंसिल्वानिया में और 1908 में वह पर्शिया में भी हो चुकी थी। तो अब यहां पर भी यह इसका इंपॉर्टेंस यहां पर लगातार बढ़ रहा था। तो इस वजह से भी इसका महत्वपूर्ण जो है इसका महत्व लगातार यहां पर बढ़ रहा था और साथ ही साथ तुर्की लगातार कमजोर हो रहा था। तो मध्य पूर्व के महत्व में वृद्धि हो रही थी। और तीसरा यहां पर यहूदी राज्य की स्थापना का मुद्दा भी उठ चुका था कि एक यहूदी राज्य यहां पर बनाया जाएगा। खासकर कब? जब पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का व्यापक स्तर पर नरसंहार किया तो यहूदियों ने पूरी दुनिया में एक बड़ा मुहिम चलाया कि हमें अपना होमलैंड चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, अपना मुल्क चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहेंगे हमें सुरक्षा नहीं मिलने वाली। तो ये चीजें यहां पर चल रही थी। अब इसके बाद यहां पर क्या होता है, हमने जैसा बताया कि इसका महत्व बढ़ चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो यहां पर देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की पर नियंत्रण हो गया। किसका? तो तुर्की पर नियंत्रण हो गया ब्रिटेन और फ्रांस का। यानी तुर्की दूसरे विश्व युद्ध में फिर से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की सेना के विपरीत था और इस बार फिर तुर्की पराजित हुआ। और जब तुर्की यहां पर पराजित हुआ तो यहां से इस ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ पूरी तरीके से और इस क्षेत्र में अलग अलग देश यहां पर आए। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जितने भी थे, अब धीरे धीरे अलग अलग देश, संप्रभु देश के रूप में इन लोगों का विभाजन यहां पर हुआ। अब इसकी वजह से यहां पर देखा गया कि नए डेवलपमेंट आ गए। नए डेवलपमेंट क्या हुआ? एक तो यहां पर देखा गया कि 1948 में फिलिस्तीन में, जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था, फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल का गठन हो गया। इजराइल का यहां पर जो है गठन देखा गया। दूसरा यह देखा गया कि यहां पर अमेरिकी व यूरोपीय तेल कंपनियों का नियंत्रण हो गया। ऑयल कंपनीज जो हैं उनका नियंत्रण यहां पर हो गया और इसके साथ साथ स्वेज नहर जो है उसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो ही चुका था पहले से ही, वह सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे। स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण यहां पर हुआ था। तो ऐसे में यहां पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह देखा गया कि यह जो मध्य पूर्व था यहां इसकी खुद का वजूद खत्म हो चुका था। यहां पर अमेरिका और यूरोप हर तरीके से अपना काम कर रहे थे और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार यहां पर हो गया। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये बड़ी तेजी के साथ वेस्टर्नाइज्ड होने लगे। यह क्षेत्र जो है यहां पर पश्चिमी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, तो इस्लामिक मूल्यों के जो खिलाफ यहां पर था। ऐसे में मध्य पूर्व क्षेत्र में एक विरोध शुरू हुआ अमेरिका और पश्चिमी देशों का कि ये देश आकर हमारे इस क्षेत्र को, हमारी पवित्र भूमि को, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमें इनका जवाब देना चाहिए। और यह जो यहां पर विरोध शुरू हुआ
इसे अरब राष्ट्रवाद कहते हैं। यह अरब राष्ट्रवाद के नाम से यहां पर आया, अरब राष्ट्रवाद का उभार। ये अरब नेशनलिज्म जो है ये किसने स्टार्ट किया? ये मिस्र द्वारा, मिस्र के नेतृत्व में किया गया। कि मिस्र के नेतृत्व में बोला गया कि यहां पर अरब राष्ट्रवाद, जो अरबी लोग हैं, जो अरब विश्व है, इनकी सभ्यता कैसे सुरक्षित रहे और पश्चिमी देशों को यहां से कैसे निकाला जाए। तो मिस्र ने इसके लिए क्या किया? मिस्र ने कई बार हमला किया, किस पर? इजराइल पर, क्योंकि इजराइल को पश्चिमी सभ्यता का दूत माना जाता था कि यहां पर लाकर बिठा दिया गया है पश्चिमी एशिया में इजराइल को। तो ऐसे में 1948 में इजराइल पर हमला हुआ। इजराइल पर हमला यहां पर किया गया किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा, अन्य देशों की मदद से। 1956 में मिस्र ने क्या किया? मिस्र द्वारा स्वेज नहर, मिस्र कहता है भाई स्वेज नहर तो हमारे क्षेत्र में है, तो अब स्वेज नहर में कोई आ नहीं जा सकता है बिना हमारी अनुमति के, जिसको कहते हैं स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। यानी मिस्र ने कहा कि स्वेज नहर पर हमारा नियंत्रण है, तो मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण यहां पर किया गया। और 1967 में फिर से मिस्र ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल पर पुनः जो है आक्रमण किया गया। 1973 में भी इजराइल पर हमला किया गया था, लेकिन इन सभी युद्धों में इजराइल हर बार निर्णायक रूप से जीतता रहा। मिस्र दिनों दिन कमजोर होता गया और 1967 के वार में तो मिस्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मिस्र बेहद कमजोर हो गया। इजराइल की जीत का मतलब था पश्चिम की जीत, अमेरिका की जीत, यूरोप की जीत। तो यह जो क्षेत्र था यह अपने आप को बेहद कमजोर मान रहा था। इनकी मजबूरी एक तरीके से बन चुकी थी अमेरिका के नजदीक होने का। तो इस दौर में अगर हम बात करें तो केवल मिस्र ऐसा था जो अमेरिका विरोध का नारा लगाया हुआ था, नहीं तो सऊदी अरब अमेरिका का खास मित्र था, ईरान अमेरिका का खास मित्र था, इराक या जितने भी इस क्षेत्र के देश थे ये सब जो हैं अमेरिका और यूरोप के खास मित्र बने हुए थे। और उन लोगों की तेल कंपनियां यहां पर जो है वह अपना प्रभाव बढ़ा रही। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहां पर होता है। 1970 में यह देखा गया यहां पर ऑयल क्राइसिस स्टार्ट होता है, तेल संकट यहां पर शुरू होता है। कहा गया कि जो यहां पर सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जितने भी ये देश थे जो तेल उत्पादक देश थे, ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री थे, अब इन लोगों को यह लगता था कि इनके तेल संसाधन है, लेकिन तेल के कुएं यूरोपीय कंपनियों के हैं। मुनाफा इनको होना चाहिए, तेल की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर वो तेल की कीमतों में वृद्धि होने नहीं देते हैं। तो इन लोगों को लगता था कि हमारे संसाधन और हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों ने 1960 में हमने जैसा बताया कि ओपेक कार्टेल बनाया हुआ था। ओपेक एक संगठन है, इन सब पर हम बहुत अलग से चर्चा करेंगे, ओपेक क्या है या इजराइल का गठन कैसे हुआ, ये अलग अलग टॉपिक है। अभी हमने कहा बस सामान्य दृष्टि से आप समझिए कि यहाँ कितनी चीजें चल रही हैं। अगर ये आपके दिमाग में सही परसेप्शन बन गया तो आपके लिए ये टॉपिक समझना आसान होगा। तो आगे की क्लासेस में जो है, आगे के टॉपिक्स में इसको और थोड़ा विस्तार से हम बताएंगे। बहरहाल तो जैसा हमने कहा ओपेक बना हुआ था। ओपेक ने क्या किया कि ऑयल जो है प्रोडक्शन को बंद करने की धमकी दे दी 1970 के दशक में। अब ये धमकी बड़ी जबरदस्त धमकी थी और ये धमकी जो है इन देशों ने जब दिया तो इस वक्त अमेरिका वैसे ही बैकफुट पर था। अमेरिका बैकफुट पर क्यों था पहले समझ लीजिएगा। 1955 से अमेरिका एक युद्ध लड़ रहा था वियतनाम में और यह लड़ाई बड़ी लंबी चली गई। उसने सोचा नहीं था, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना रूस और यूक्रेन का वार, तो रूस ने क्या सोचा था कि 1 महीने में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, नहीं कर पाया, साल भर गुजर गए वहां पर। यही हाल हुआ अमेरिका के साथ वियतनाम में। तो 1955 से लड़ाई चली, 1975 तक चली थी। तो इस दौरान वहां पर देखा गया कि ऑयल की जो नीड थी, क्योंकि लगातार वहां पर वियतनाम में हमले हो रहे हैं, वियतनाम में उसकी सक्रियता है, तो ऑयल की नीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक तो ऑयल की नीड उसकी बहुत ज्यादा थी और दूसरा 1965 से 1970 के दशक में के समय में राष्ट्रपति जॉनसन हुआ करते थे अमेरिका के। उन्होंने ग्रेट सोसाइटी का एक नारा दिया था और बड़ी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की अमेरिका में। सभी लोगों को वहां पर सरकार के द्वारा कई सुविधा दी जाने शुरू कर दी गई आम नागरिकों को, और उसमें सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ था। तो आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा था। तो एक तरफ
यहाँ तेल की जरूरत बहुत ज्यादा थी, सरकारी बोझ अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कोई भी इस तरीके की स्थिति नहीं चाहता था कि तेल की कीमतें बढ़े और तेल का जो निर्बाध आपूर्ति उसको हो रहा है वो कहीं से रुके। तो यह जो है चिंता का विषय अमेरिका के लिए बना। तो पहली बार यह जो कार्टेल था यह सक्सेसफुल रहा इस मामले में कि उसने अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाया, और यह जो है ऑयल क्राइसिस, बड़ा गंभीर तेल संकट यहां पर उभरा और इन लोगों ने अपनी बातें मनवाई। लेकिन फिर भी सऊदी अरब या खाड़ी के जो देश थे उनका अभी भी जो झुकाव था वो अमेरिका और यूरोप की तरफ था। ये तो एक बार्गेनिंग थी कि थोड़ा मुनाफा उनको ज्यादा मिल जाए। अभी यहाँ के पावर पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया था। सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ के पावर पॉलिटिक्स में जो आया वह 1979 के बाद आया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो जाती है। ईरान वो देश था जो 1979 के पहले अमेरिका का बेहद नजदीकी था, और यहां पर जब इस्लामिक क्रांति हुई तो अयातुल्लाह खुमैनी साहब जो हैं उन्होंने इस क्रांति का सूत्रधार, वो उन्होंने रखा हुआ था, सूत्रधार थे। और इस्लामिक क्रांति होने के बाद ईरान जो है वह अब अमेरिका और पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा, वह अगर विरोध करने वाला कोई देश था तो वह ईरान बन चुका था। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका के निशाने पे कौन आ गया? ईरान आ गया। तो यहां पर अमेरिका के निशाने पर ईरान आया, और ईरान जो है इस्लामिक क्रांति के बहाने वह पश्चिम एशिया की शक्ति राजनीति में अपनी बढ़त बनाना चाहता था। यानी यहां पर जो है इसके बाद जो शक्ति राजनीति शुरू हुई, ये एक अलग तरीके की शक्ति राजनीति यहां पर शुरू हुई। और शक्ति राजनीति क्या थी? शक्ति राजनीति ये थी कि यहां पर जो है एक रीजनल पावर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया, क्षेत्रीय शक्ति राजनीति। और क्षेत्रीय शक्ति राजनीति ये थी कि ईरान ये चाहता था कि वह पश्चिम एशिया का सबसे प्रभावी देश बने। लेकिन ईरान के इस दावे का अगर कोई देश विरोध कर रहा था और वह अपनी प्रभुता चाहता था, वो देश कौन था? सऊदी अरब। तो इन दोनों के खिलाफ तब से 1979 के बाद यहां का पावर पॉलिटिक्स बदलना शुरू हो गया। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है। हमने आपको बताया कि इनमें विरोध इसलिए भी है कि ईरान शिया इस्लाम का प्रभाव चाहता है और सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का प्रभाव चाहता है। अब जैसे ही रीजनल पावर पॉलिटिक्स यहां पर आई, ग्लोबल पावर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। वैश्विक शक्तियां, ईरान को सपोर्ट करने के लिए रूस आ गया और सऊदी अरब को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ गया। तो यहां की जो शक्ति राजनीति थी वह वैश्विक शक्ति राजनीति यहां पर बन गई। यह ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स यहां पर बन गया। तो आज जो आप यहां पर देख रहे हैं वो असल में यह दो देशों की लड़ाई अब दुनिया के दो महाशक्तियों की लड़ाई के रूप में देखी जाती है। तो एक बड़ा बदलाव 1979 के बाद यहां पर देखा गया। तो शक्ति राजनीति कहां से कैसे स्टार्ट हो रही है, कैसे रूप ले रही है, इसको आप देख रहे हैं। अब आइए 1990 के बाद समझते हैं। 1990 के बाद यहां पर फिर से जो है मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ। मध्य पूर्व की राजनीति में बदलाव क्या हुआ? ये देखा गया कि 90 के बाद यहां पर पश्चिमी जो सभ्यता संस्कृति थी पूरी दुनिया में फैल रही थी। वैश्वीकरण का जमाना था, हर दुनिया के क्षेत्र में बढ़ रहा था। लेकिन यह जो क्षेत्र था मध्य पूर्व का, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था। या हम पूरे अरब विश्व की बात करें, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव यहां पर नहीं आ रहा था। यहां अभी भी गैर अधिनायकवादी सरकारें थी, गैर वैज्ञानिक समाज था, समाज में सुधार प्रक्रियाएं कोई शुरू हो नहीं पाई थी। तो ये बहुत पिछड़े हुए थे। अगर गल्फ कंट्री को छोड़ दिया जाए अपवाद के रूप में, तो बाकी के जो देश यहां पर हैं वो समृद्ध नहीं है, वो बहुत इकोनॉमिकली वह अंडर डेवलप है, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर नागरिकों में अपने अपने सरकार को लेकर असंतोष बहुत ज्यादा था, और इस असंतोष का एक प्रतिक्रिया हुआ 2010 में। और 2010 में यहां पर देखा गया कि अरब क्रांति आई। अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं, अरब क्रांति यहां पर आई। अरब क्रांति ने पश्चिम एशिया की पूरी राजनीति पिछले 10 सालों में बदल के रखी। अरब क्रांति ने क्या किया कि लोकतांत्रिक आंदोलन को यहां पर बढ़ावा दे दिया कि भाई हमें लोकतांत्रिक शासन यहां पर चाहिए। अब यह लोकतांत्रिक शासन जो चाहिए था यह अलग अलग देशों में स्टार्ट हुआ। पहले तो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, फिर यहां पर यह मिस्र में पहुंचा,
यह लीबिया में पहुंचा, सीरिया में पहुंचा और यमन में पहुंचा। तो कुछ जगहों पर तो सत्ता बदल गई, जैसे ट्यूनीशिया में सत्ता बदल गई, मिस्र में सत्ता बदल गई, लीबिया में सत्ता बदल गई, लेकिन कुछ जगहों पर यह सिविल वॉर का रूप ले लिया। सिविल वॉर का रूप यहां पर कहां ले लिया? तो सिविल वॉर का रूप ले लिया इसने सीरिया और यमन में। सीरिया और यमन जो है, यहां पर देखा गया कि गृह युद्ध जो है वह शुरू हो गए, और इस गृह युद्ध के वजह से यहां पर देखा गया कि बड़ा अलग तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ। सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ उसको समझिएगा। सीरिया में जो शासक हैं वो सिया शासक थे, यहां शासक थे सिया शासक, और यमन में जो शासक थे सुन्नी शासक। अब यहां पर जो है स्वाभाविक रूप में सिया अगर शासक सीरिया के हैं, तो यहां पर जो है आबादी, विद्रोही जो समूह है वो कौन है? विद्रोही यहां पर है सुन्नी, यहां विद्रोही सुन्नी थे, और यहां पे विद्रोही कौन थे? यहां विद्रोही सिया थे। तो यहां पर समझिए पावर पॉलिटिक्स कैसे आकार ले रहा है। तो सुन्नी जो समूह यहां पर थे, इनको सपोर्ट कर दिया सऊदी अरब ने, इनको पैसा भी दिया, हथियार भी दिया। और सऊदी अरब को सपोर्ट किसने किया इस बारे में? अमेरिका। अमेरिका ने कहा किसी भी तरीके से यह सिया शासक को हटाओ, सुन्नी शासक को लाओ, अपना शासक लेकर आओ। मतलब सुन्नी शासक से अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका का मतलब यह था कि जो बशर अल असद सीरिया के शासक थे, वह असल में ईरान के नजदीक थे, और ईरान के नजदीक हैं यानी रूस के नजदीक थे। तो अमेरिका चाहता था कि इनको किसी तरीके से सत्ता से हटाया जाए, ये एक बड़ा अवसर है और यहां अपना कब्जा किया जाए। ठीक इसी तरीके से यमन में ईरान ये देख रहा था अवसर के रूप में कि जो सुन्नी शासक है, जिसको सऊदी अरब का समर्थन मिला हुआ है, अगर उसको हटा दिया जाए और सिया शासक लेकर आया जाए, तो ईरान का प्रभाव वह यमन में हो जाएगा। असल में ये पावर पॉलिटिक्स यहां पर चल रहा है। अब इस पावर पॉलिटिक्स का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। यहां आपको मालूम है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने जो मदद की थी सुन्नी गुटों को, जो हथियार और पैसा दिया हुआ था, उन्हीं जो है हथियारों और पैसों से 2013 में यहां एक आतंकवादी गुट गठन होता है, जिसका नाम था आईएसआईएस। आईएसआईएस क्या है, कैसे काम करता है, ये एक अलग चीज है, इस पर अलग वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन समझिए कि आईएसआईएस का जन्म यहां पर कैसे हुआ। तो एक तरफ आईएसआईएस का यहां पर जन्म होता है, दूसरी तरफ यहां पर जैसा देखा गया कि अब इस क्षेत्र में जो है इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ने लगी, अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। यमन और यहां पर सीरिया के मुद्दे पर सऊदी अरब और ईरान, अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और आतंकवाद इस क्षेत्र में बढ़ता गया, और यह अपने आप में एक बड़ी समस्या यहां पर आया। अब जब आतंकवाद यहां पर बढ़ा, आईएसआईएस बढ़ा, तो सही मायने में आईएसआईएस की इमरजेंस में अमेरिका का भी कहीं ना कहीं योगदान है। लेकिन आईएसआईएस था किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ था। तो ये तो पूरी पॉलिटिक्स ही इनकी बदल के रह गई। आईएसआईएस अब नया खतरा बन गया। अब सीरिया का शासक उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना आईएसआईएस खतरा बन चुका था अमेरिका और सऊदी अरब के लिए, ये बाकी के खाड़ी देशों के लिए। तो अमेरिका ने इसको पराजित करने के लिए, यानी आईएसआईएस को खत्म करने के लिए एक रणनीति बनाई। अब ये जो आईएसआईएस था, इसके बारे में समझिएगा। ये जो आईएसआईएस है, हमने जैसा बताया कि सीरिया और इराक, ये है आईएसआईएस, यहां पर फैले हुए थे। यहां पर अमेरिका ने ये सोचा कि अगर आईएसआईएस को खत्म करना है, तो स्थानीय स्तर पर लोगों को ही वह इनसे लड़ाया जाए, बजाय कि अमेरिकी सेना को यहां बड़ी संख्या में भेजा जाए। यहां स्थानीय स्तर पर सीरिया में, तुर्की में, इराक में, ईरान में और आर्मेनिया में, इस पूरे क्षेत्र में कुछ लोग फैले हुए जिनको कहते हैं कुर्द। तो अमेरिका ने इन कुर्द लोगों को जो है आगे किया। कुर्द लोगों की एक मांग है, कुर्द लोगों का अपना कोई देश नहीं। कुर्द कहां है? थोड़े समूह तुर्की में, थोड़ा सीरिया में, थोड़ा इराक में, थोड़ा ईरान में, थोड़ा आर्मेनिया में। ये चाहते हैं इन सबको मिलाकर इनका एक अलग देश बना दिया जाए। 1948 से ही इनकी ये मांग चल रही। अमेरिका ने कुर्दों से कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिए और बदले में देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं। यानी इशारा था कि एक नया कुर्दिस्तान देश बना दिया जाएगा। अब कुर्दों ने बड़ी वीरता के साथ आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आईएसआईएस पराजित हुआ, आईएसआईएस अंडरग्राउंड हो गया, और जैसे ही आईएसआईएस खत्म हुआ, अमेरिका यहां से विड्रॉ कर लिया,
सीरिया से अपनी सेना बुला ली। अब यहां फंसा कौन है? यहां पर फंसा है कुर्द। कुर्द लोगों को यह लगता है कि अगर कल को आईएसआईएस फिर से आया तो उसके निशाने पर कौन होगा? वहां पर कुर्द। न देश मिला और न सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, तो यहां पर न इधर के हुए और न उधर के। तो दूसरी जो समस्या इस वक्त पश्चिम एशिया में चल रही है वह कुर्द संकट के रूप में यहां पर देखी जा सकती है। तो एक संकट यहां पर कुर्द संकट के रूप में भी है। अब इनके साथ साथ यहां पर तीसरी जो समस्या, यमन और सीरिया दोनों को मिला दिया जाए तो वह समस्या है शरणार्थी की समस्या। यहां रिफ्यूजी क्राइसिस यहां पर चल रहा है, शरणार्थी संकट यहां पर चल रहा है। अब इन सारे टॉपिक को अलग अलग जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि आखिर आईएसआईएस का इमरजेंस कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कुर्द संकट क्या है, शरणार्थी संकट क्या है यहाँ पे, या यहाँ पर जो है अभी जो है इन लोगों का जो पश्चिम एशियाई देशों की राजनीति है क्या ये बदल रही है, क्या अब ये अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें जो चीजें बताई गई हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। मेरा मकसद ये है कि आपको कंटेंट पर आपके लिए काम किया जाए, इंटरटेनमेंट मेरा पर्पस नहीं है। यहां पर जो जरूरी चीजें हो सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लेटफॉर्म पे वही अवेलेबल होगा और वही चीजें यहां पर कराई जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। आगे की क्लासेस में और ज्यादा बेहतर तरीके से और बहुत से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। थैंक यू।